स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस बाय संतोष सर में। दोस्तों मैं पिछली वीडियो से आप लोगों को रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को 1 से लेकर 45 तक क्वेश्चन करवाए थे। आज इस वीडियो में उससे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है आपका कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो ऑप्शन आपका है मस्तिष्कांश, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो मस्तिष्क होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है वह 3 भाग में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम और हिंदी में इसका नाम होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। तो सेरेब्रम, ध्यान दीजिएगा, अग्र मस्तिष्क का भाग सेरेब्रम है और पश्च मस्तिष्क का इसी से मिलता जुलता भाग होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम। तो जो सेरेब्रम होता है, प्रमस्तिष्क होता है, वह हमारे ब्रेन का 2/3 भाग होता है। यानी 3 में से 2 कौन होता है? तो सेरेब्रम होता है। तो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन हो गया? तो प्रमस्तिष्क हो गया। और इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं कि जो हमारा प्रमस्तिष्क होता है या सेरेब्रम होता है वह क्या होता है। तो उसे इंटेलिजेंट, बुद्धि वाला दिमाग भी कहते हैं। इसमें टोटल 5 लोब होते हैं, हिप्पोकैम्पस, फ्रंटियल, पैरिएटल, ओसिपिटल और टेम्पोरल। तो इन सब में क्या होते हैं? तो कि कोई स्वप्न बनाता है, कोई डायरेक्शन डिस्टेंस के बारे में बताता है, तो कोई जो है कि हमें याददाश्त देता है। और ये सब जो भी घटना घटती हैं ये सब जाके कहाँ पे सेव होती है? तो हिप्पोकैम्पस में, हिप्पोकैम्पस में जाके सेव होती हैं। तो इसीलिए हिप्पोकैम्पस को क्या कहा जाता है? तो दिमाग, ब्रेन का हार्ड डिस्क कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे कंप्यूटर की तरह हर चीजें आके क्या हो जाती हैं? सेव हो जाती हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि भाई मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो अग्र मस्तिष्क में पाया जाने वाला सेरेब्रम होता है। सेरेबेलम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सेरेबेलम क्या होता है? तो सेरेबेलम जो है कि जब हम ज्यादा अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं, ये करता क्या है? तो ये हमारे बॉडी बैलेंस, मसल्स मूवमेंट और हमारी स्पोकन पावर को कंट्रोल करता है, बोलने की क्षमता को, कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो जब कभी हम अल्कोहल की मात्रा ले लेते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो सेरेबेलम कुछ समय के लिए सही से काम नहीं कर पाता। इसीलिए जो लोग अल्कोहल ले लेते हैं उनका जो है कि बॉडी का बैलेंस सही नहीं रहता है, चलते हैं तो लड़खड़ाते हैं, शरीर का मूवमेंट सही नहीं हुई, मसल्स मूवमेंट सही नहीं हो पाता है, जाना किधर होता है, चलते किधर है। इसके अलावा स्पोकन पावर कंट्रोल नहीं होता है, उनके बस में नहीं होता है, उस समय वो कुछ भी बोल देते हैं। तो सेरेबेलम, ध्यान दीजिएगा, शराब के सेवन से या अल्कोहल के सेवन से कौन प्रभावित होता है? तो सेरेबेलम प्रभावित होता है। जबकि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो जो हमारा मानव मस्तिष्क होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, वह औसतन आपका माना जाता है कि वह 1300 से 1400 ग्राम का होता है। 1300 से 1400 ग्राम का होता है। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि 1350, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है 1230 और ऑप्शन नंबर सी में है 1000 और ऑप्शन नंबर डी में है 1500। तो देखते हैं इनके बीच में कौन सा आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 1350। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है ग्रे मैटर में होता है, ग्रे मैटर में होता है। ऑप्शन आपका है काफी संख्या में न्यूट्रॉन, और ऑप्शन नंबर बी है काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय, ऑप्शन नंबर सी है काफी संख्या में तंत्रिका तंतु, और ऑप्शन नंबर डी में है न्यूरोग्लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका है आप मानव शरीर में उरोस्थी को कहां पाएंगे। तो चलते हैं देखते हैं कि उरोस्थी हमारे शरीर में होती कहां है। तो जब हम अपने चेस्ट की बात करते हैं, छाती की बात करते हैं, तो हमारी छाती में क्या होती है, पसलियां होती हैं। पसलियां कैसी होती है, तो एक वी आकार की एक बोन होती है जिसे कहते हैं स्टर्नम, स्टर्नम बोलते हैं इसे, और इसका हिंदी में नाम होता है उरोस्थी। क्या होता है, उरोस्थी, इसे बोलते हैं उरोस्थी, और इंग्लिश में इसका नाम है स्टर्नम। उरोस्थी से 12 जोड़ी रिब्स निकली होती हैं। कितनी होती है, 12 जोड़ी रिब्स होती हैं दोनों साइड, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं पसलियां। ठीक, तो जो हमारी उरोस्थी होती है इससे क्या लगी होती है, इससे पसलियां लगी होती हैं। कितनी, तो 12 जोड़ी लगी होती हैं। तो एक पसलियां कहां पाई जाती हैं, तो हमारी छाती में पाई जाती है। अर्थात उरोस्थी को हम कहां पाएंगे, तो छाती में पाते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये दूसरी पसली और छठी पसली के बीच में, दूसरी पसली और छठी पसली के बीच में, इसी के बीच में, इसी के पीछे हर्ट पाया जाता है। ठीक, अगर कभी पूछ दे क्वेश्चन कि किन दो पसलियों के बीच में हर्ट पाया जाता है, तो दूसरी और छठी पसली के बीच में यहीं पे हर्ट पाया जाता है, यहीं पे हमारा हर्ट पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छाती में। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन, ऑप्शन नंबर सी है वसा, और ऑप्शन नंबर डी है दूध, और ऑप्शन नंबर ई है उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो समझते हैं विटामिन क्या होता है। तो दोस्तों विटामिन जो है कि हमारे शरीर के ग्रोथ में सहायक होता है, सहायता करता है, वृद्धि में सहायक होता है। और वसा क्या है, तो वसा भी हमें अत्यधिक ऊर्जा देता है। और दूध क्या है, तो दूध को पूर्ण आहार माना जाता है। दूध को क्या माना जाता है, तो दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है, पूर्ण आहार होता है। ठीक, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछते कि पूर्ण आहार कौन है, तो दूध है, मिल्क है। इसके अलावा जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन क्या करते हैं, तो प्रोटीन जो है कि वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही अंगों का निर्माण करते हैं, यही ग्रोथ करवाते हैं। तो 14 वर्ष तक के बच्चों के, जब छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको ग्रोथ के लिए सबसे आवश्यक क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि पीलिया रोग किसके सही रूप से काम नहीं कर पाने से होता है। पीलिया रोग किसके सही काम नहीं कर पाने से होता है। तो पीलिया जो होता है, तो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है। अगर पूछ दे कि बॉडी में, मानव शरीर में सबसे भारी ऑर्गन कौन सा है, तो लीवर होता है। कौन होता है, लीवर होता है, जिसे बोलते हैं यकृत, जिसे बोलते हैं यकृत। तो इससे दो पिगमेंट स्रावित होते हैं। एक होता है विलिवर्डिन, एक होता है विलिरुबिन। एक होता है विलिवर्डिन और एक होता है विलिरुबिन। ये दो पिगमेंट होते हैं, एक विलिवर्डिन है और एक विलिरुबिन है। तो जो विलिवर्डिन होता है आपका, जो विलिवर्डिन होता है, यह ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, हरे रंग का होता है। और यह कहां जाता है, तो ये हमारे पित्त रस में स्रावित होकर पित्त रस में चला जाता है। और जो आपका ये आपका विलिवर्डिन है, इसके
अतिरिक्त मात्रा में बढ़ने से, इसके अतिरिक्त ये कैसा होता है, तो ये हल्का येलो कलर का होता है। इसके अतिरिक्त मात्रा में बढ़ने से हमें बीमारी हो जाती है, कौन सी, जॉन्डिस या पीलिया। तो किस लीवर के सही नहीं काम करने से, तो यकृत के सही नहीं काम करने से हमें पीलिया होती है। अगर पूछ दे कि कौन से पिगमेंट की वृद्धि हो जाती है, तो बिलीरुबिन पिगमेंट की वृद्धि हो जाती है, जो कौन बनाता है, लीवर बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका है 52 बोल रहा है कि सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व है। सीमेंट और अस्थियों में दोनों में ही विद्यमान तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है सिलिकॉन, बी है कैल्शियम, सी है नाइट्रोजन और डी है फास्फोरस। तो जो हमारे बोन्स होते हैं और जो सीमेंट होती हैं, सीमेंट में भी चूना पत्थर मिलाया जाता है। जो चूना पत्थर होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, जिससे क्या होता है, तो जिससे हमारी सीमेंट में मजबूती आती है। और उसी तरह से हमारे बोन्स में, दांतों में भी कैल्शियम की बहुत ही आवश्यकता होती है, जिससे इनमें मजबूती आती है और ये हमारी हड्डियों के निर्माण में आवश्यक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो जहां पे हमारे शरीर का ब्लड जाके संचित होता है, एब्जॉर्ब होता है, वही क्या कहलाता है? तो वही आपका ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ब्लड बैंक स्प्लीन को कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, जिसे हम तिल्ली या प्लीहा भी कहते हैं। जिसे हम क्या क्या कह सकते हैं? तो हम इसे स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली भी कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है, तो हमारे पूरे ब्लड का 1/6 भाग संरक्षित होता है। पूरे ब्लड का 1/6 भाग प्लीहा में संग्रहित होता है। और यदि बोल दे कि भाई ब्लड बनता कहां है, तो ब्लड बनता बोन मैरो में, जिसे बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा कहां बनता है? लाल अस्थि मज्जा में हमारा ब्लड निर्मित होता है, बनता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा किसे कहते हैं? तो वह भोजन जिसे हम खाते हैं, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, तो वह खाद्य ऊर्जा कहलाता है। यानी उस खाने वाले पदार्थ से हमें क्या मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है। और मैंने पहले भी बताया है कि हमें ऊर्जा किन किन चीजों से मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमारी शरीर 70% एनर्जी पाती है, और 30% किससे पाती है? तो वसा से पाती है। ठीक, तो खाद्य ऊर्जा को मापते किसमें है? जो एनर्जी हमारी होती है उसे किसमें मापा जाता है? तो इसकी यूनिट होती है कैलोरी। किसमें मापते हैं दोस्तों? तो कैलोरी में मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि कोशिका संरचना का। तो कोशिका संरचना किसके माध्यम से, बायोलॉजी की किस ब्रांच के माध्यम से अध्ययन किया जाता है? तो होता है साइटोलॉजी। क्या होता है? साइटोलॉजी होता है। जबकि ऑप्शन नंबर डी दिया है अस्थियां बोले तो बोन्स। तो बोन्स का अगर किसी को स्टडी करना, अध्ययन करना है, तो विज्ञान की, बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच से करेगा? तो वह ब्रांच का नाम है ऑस्टियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ऑस्टियोलॉजी के माध्यम से किसका अध्ययन करते हैं? तो हम बोन्स का, अस्थियों का अध्ययन करते हैं। हाँ, हमारे शरीर में कितनी अस्थियां होती है? तो टोटल 206 होती हैं। लेकिन यदि बोल दे कि बाल्यावस्था में हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 208 होती हैं। अगर बोल दे कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 से लेकर 310 के आसपास बोन्स पाई जाती हैं। तो ये हड्डियां होती क्या हैं? तो जैसे बच्चे का
बॉडी डेवलप करता है, ग्रोथ करता है, तो ये हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं और जुड़ते 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 जब बच्चा एडल्ट अवस्था में पहुंचता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां बचती हैं? तो 208। और इन 208 में से, इन 208 हड्डियों में से 126 हमारे हाथ और पैर में होती हैं, और शेष जो 80 हड्डियां होती हैं इसे हम कहते हैं अक्षीय कंकाल। तो जिससे हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनता है। हाथ और पैर के अलावा टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? तो 80 होती हैं। 126 में 120 हड्डियां हाथ और पैर में पाई जाती हैं और एक क्या होती हैं? तो ये मेखलाएं, इसमें 6 मेखलाएं होती हैं। चलती है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? स्टार्च, प्राकृतिक रबर, ऊन और सेलुलोज। तो स्टार्च, प्राकृतिक रबर और सेलुलोज, ये दोनों, ये तीनों के तीनों हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, जबकि ऊन क्या है? तो ऊन हमारा प्रोटीन है। ऊन में क्या पाया जाता है? तो ऊन में कीरेटिन, ऊन में कीरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यही प्रोटीन सांप के केचुन में, पशुओं के खूर में, पशुओं के सींग में और हमारे बालों में भी उपस्थित होता है। और क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है कि दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन, कैल्शियम, वसा, प्रोटीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, क्योंकि दालों में हमें प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है? तो प्रोटीन पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? जब पसीना निकलता है तो हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी कार्य क्या होता है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा शरीर के अंदर के उत्सर्जन योग्य पदार्थ का बाहर आना। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा शरीर का टेम्परेचर, तापमान नियंत्रित होना। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा शरीर में पानी की मात्रा नियंत्रित होना। और ऑप्शन नंबर डी बोला स्नेहन। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट नंबर बी। पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? तो टेम्परेचर नियंत्रित होता है, तापमान नियंत्रित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका है पेसमेकर का संबंध है। पेसमेकर, तो समझ लेते हैं पेसमेकर क्या होता है। तो एक हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन होता है, जिस ऑर्गन का नाम होता है हार्ट या हृदय। हार्ट या हृदय, इस ऑर्गन के बारे में समझते हैं। तो ये जो हमारा ऑर्गन होता है हार्ट या हृदय, इसमें क्या होते हैं? तो यहां पे एक मसल्स होती है, एक मोटी सी मसल्स होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको सेप्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। इसको बोलते हैं सेप्टम, इसका नाम है सेप्टम। और यही से भाई एक 4 चेंबर में बटा होता है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होता है। तो होता क्या है, यह आपका आलिंद होते हैं, ये नीले होते हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट होता है, यहाँ पे इस सेप्टम के पास यहाँ पे क्या होता है? एसे नोड होता है। क्या होता है? यहाँ पे एसे नोड होता है। ऐसे नोड, ऐसे नोड क्या होता है? तो ऐसे नोड को बोलते हैं सिनोओरिकल नोड। ये क्या करता है? तो यही हमारी हार्ट बीट उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है? तो एसी करंट की तरह ये क्या करता है? हार्ट बीट को उत्पन्न करता है। इसीलिए इसे ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? तो ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। और जब कभी हृदयघात, हार्ट अटैक आता है तो कृत्रिम पेसमेकर से हृदय की धड़कन चलवाई जाती है। तो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हमारे हृदय से है, हार्ट से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ट। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? ऑप्शन आपका उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। तो पिछली भी वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि सोयाबीन क्या है। तो सोयाबीन में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किसमें उपस्थित होता है? सोयाबीन में उपस्थित होता है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है वास्तविक चित्रण के आधार पर, वास्तविक चित्रण के आधार पर कितने मानव शरीर के सटीक व्याख्या, किसने मानव शरीर के सटीक व्याख्या की है? वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की है? ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है बेसालियस, ऑप्शन नंबर सी है कॉपरनिकस और ऑप्शन नंबर डी है आपका हार्वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बेसालियस। इन्होंने क्या किया था, इनको जो है कि आधुनिक मानव शरीर रचना विज्ञान का जनक माना जाता है। किसका? तो आधुनिक, मॉडर्न, आधुनिक मानव शरीर, आधुनिक मानव शरीर रचना विज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। जनक किनको? बेसालियस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, सॉरी क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है, यानी कौन सा एनर्जी देता है? तो मैं पिछली वीडियोस में भी ऊर्जा के बारे में बताया था, आज फिर आपको ऊर्जा के बारे में बता रहा हूं कि हमें ऊर्जा किससे मिलती है। तो हमें ऊर्जा वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है? वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 70% जो है एनर्जी हमें किससे मिलती है? तो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। शेष 30% एनर्जी किससे मिलती है? तो हमें फैट से मिलती है, वसा से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट कहां पचता है, कहां से शुरुआत होती है? तो मुख से प्रारंभ होता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है विटामिन सहायता नहीं करता है। भाई विटामिन किसकी मदद नहीं करता, किस कार्य में विटामिन हेल्प नहीं करता है? इसका ऑप्शन है उत्तकों में एंजाइम के निर्माण में, उपापचय के आवेजक के रूप में, रोगों से रक्षा करने में और पाचन क्रिया में। तो भाई यह क्या करता है? यह उपापचय के आवेजक के रूप में कार्य करता है। यह आपका रोगों से लड़ने की क्षमता भी देता है, रोगों से बचाता भी है, क्योंकि विटामिन की कमी से रोग हो जाते हैं। इसका मतलब अगर विटामिन मौजूद है तो रोग नहीं होंगे। जैसे आपने तमाम रोग सुने होंगे, रतौंधी हो गया, बेरी हो गया, स्कर्वी हो गया, रिकेट्स हो गया। ठीक है, और यह पाचन क्रिया में भी सहायक होता है, यह पाचन क्रिया में भी सहायक होता है। तो यह क्या नहीं करता, यह किसमें सहायता नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तकों में एंजाइम के निर्माण में। यानी ये एंजाइम नहीं बनवाता है। ये जो उत्तक होते हैं उनमें जो एंजाइम बनते हैं वह एंजाइम को नहीं बनवाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है मानव अंग में विटामिन नहीं करता है। मानव अंग में विटामिन क्या नहीं करता है? ऑप्शन पाचन में सहायता, तो पिछले क्वेश्चन में देखे भाई पाचन क्रिया में सहायता करता, तो पाचन में सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी औषधि के उपापचय में सहायक, जब दवा लेते हैं हम तो उसके भी पाचन में सहायता करता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी वृद्धि या विकास में सहायता है, तो ये विकास भी करवाता है, वृद्धि भी करवाता है विटामिन। और ऑप्शन नंबर डी है कार्य शक्ति की आपूर्ति, तो ये किसमें भाग नहीं लेता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य शक्ति की आपूर्ति में यह भाग नहीं लेता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन निम्नलिखित में से कौन से हैं? जो हमारे अग्नाशय से रस, जो अग्नाशयी रस स्रावित होता है उसके उत्पादन में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो उसे उत्तेजित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए रेनिन। रेनिन कोई हार्मोन नहीं है, रेनिन
पिछली वीडियो में मैंने बताया था, रेनिन हमारे अमाशय में स्रावित होने वाला क्या है, तो एंजाइम है जो किसका पाचन करता है, दूध का। रेनिन किसका पाचन करता है, तो भाई रेनिन जो है दूध का पाचन करता है, मिल्क का पाचन करता है। ठीक, इसके बाद ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये सभी के सभी क्या है, एंजाइम है। जबकि ऑप्शन नंबर सी सिक्रीन, सिक्रीन क्या है, तो ये एक हार्मोन है। अगर आपको सिक्रीन के बारे में नहीं पता होता, यदि आप एंजाइम के बारे में पढ़े हैं, तब भी आप इसका राइट आंसर दे सकते थे कि भाई अगर 3 गो एंजाइम हो गए तो हार्मोन की बात कर रहा है, तो जो चौथा बचा है वह क्या होगा, वही हार्मोन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन, सिक्रीटिन। यही क्या करता है, तो यह आपके जो है कि अग्नाशय रस के उत्पादन को क्या करता है, उत्तेजित करता है, बनने के लिए सहायक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 66, क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है, 66 बोल रहा है, संतुलित भोजन में होता है, संतुलित भोजन में होता है। संतुलित भोजन में भाई क्या होता है, ऑप्शन सूक्ष्म व व्यापक पोषण, विकास और वृद्धि के लिए भोजन पोषण, मक्खन और घी, पशु प्रोटीन। तो देखिए क्या होता है, संतुलित भोजन में क्या होता है, संतुलित भोजन कहते किसे हैं, तो संतुलित भोजन का मतलब होता है कि थोड़ा खाइए, थोड़ा ही खाइए लेकिन अच्छा खाइए। ठीक है, थोड़ा खाइए लेकिन अच्छा खाइए। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हम सूक्ष्म और व्यापक पोषण वाले भोजन खाएंगे, जिसमें भाई हमें ज्यादा एनर्जी, ज्यादा प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण सब मौजूद हो। ऐसा नहीं कि राक्षसों की तरह पूरा एकदम खा लें, उसका कोई मतलब नहीं होता। कम से कम लेकिन अच्छा से अच्छा भोजन का सेवन करना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित भोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए हड्डियों और दांतों की बात कर रहा है, तो भाई हड्डियां और दांत किससे मिलकर बने होते हैं, तो एक आपका खनिज होता है जिसे कहते हैं कैल्शियम, जो क्या करता है, दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम क्या करता है, तो दांतों और हड्डियों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है और इनके निर्माण में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्रेनियम यानी कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का क्या नाम है। जो हमारी क्रेनियम है, जो हमारी कपाली जो है, उसके ऊपरी भाग को जो मांसपेशी, जो मसल्स ढकती है, इस मसल्स का क्या नाम है, तो इस मसल्स का नाम होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है गैलिया एपोन्यूरोटिका, गैलिया एपोन्यूरोटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 69 बोल रहा है कि निम्नलिखित लंबर खंडों में से किसका मध्य सर्वाधिक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली अंतःकशेरुकी की चक्रिका स्थित होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है कि इसके ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। इसके बारे में समझ लेते हैं कि भाई अंतःकशेरुकी चक्रिका सर्वाधिक रूप से ग्रीवाऋण, सर्वाधिक रूप से ग्रीवाऋण, ग्रीवाऋण क्या है, C1 से C7, C1 से C7 तथा लंबरखंड, लंबरखंड आपका है L1 से L5। लंबरखंड क्या है, L1 से L5। तो इसका राइट आंसर यह होना चाहिए, जबकि ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसलिए इसका थोड़ा सा ऑप्शन मिसप्रिंट है, इसको आप लोग मैनेज करिएगा। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। जो हमारा जो मानव है उसके शरीर में जो क्रेनियल होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो जिस तरह से मानव शरीर में रिब्स की संख्या 12 जोड़ी होती है, पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, उसी तरह से क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या भी 12 जोड़ी होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ए, कितना, तो 12 जोड़ी, 12 जोड़ी।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन 71 बोल रहा है कि हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी हमें कौन सा खाद्य पदार्थ जो है संरक्षण देता है, सुरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन और खनिज। ये क्या करते हैं? तो ये रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं, ये रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो मांस, दूध, दाल, चावल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मांस हो गया, दूध हो गया। दूध को तो मैंने पहले पीछे ही बताया है कि उसे पूर्ण पाचक कहते हैं, ठीक है, पूर्ण आहार कहते हैं। तो उसमें तो सब कुछ मौजूद होता है। दाल में प्रोटीन होता है, पीछे क्वेश्चन मिल चुके हैं। मांस में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन जो चावल होता है, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है? तो चावल कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है, यानी राइस, चावल में क्या मौजूद होता है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कि भाई चावल में तो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, ना कि प्रोटीन। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि चावल को ज्यादा धोने से भाई इसमें से क्या नष्ट होता है? तो इसमें से आपका कार्बोहाइड्रेट नष्ट होता है। यानी जैसे सब्जियों को ज्यादा पकाने से विटामिन सी नष्ट होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है 72 क्वेश्चन बोल रहा है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है विटामिन ए कि विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि विटामिन बी। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है विटामिन सी। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि विटामिन डी। तो बोला है बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो समझ लेते हैं कि ए की कमी से क्या होता है। तो ए की कमी से रतौंधी होता है। सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डी की कमी से 2 तरह के रोग होते हैं। बच्चों में भी इससे रोग होते हैं और इससे बड़ों में भी रोग होते हैं। इससे बच्चों में भी रोग होते हैं और इससे बड़ों में भी रोग होते हैं। बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। रिकेट्स ये हड्डियों से संबंधित है, इसमें हड्डियां क्या होती है? कमजोर हो जाती हैं। और बड़ों में जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो उसी को कहते हैं ऑस्टोमलेशिया। इसमें भी क्या होता है? तो ऑस्टोमलेशिया में भी हड्डियां क्या होती हैं? कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया होता है। सी की कमी से स्कर्वी होता है और ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन के खोजकर्ता और रासायनिक नाम आप लोग जरूर हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेराल। क्या होता है? टेकोफेराल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। और विटामिन ई को एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके स्रोत क्या होते हैं? तो इसके स्रोत जैसे जो गर्मी के मौसम में जो फल होते हैं, जो रसदार फल होते हैं, जैसे आपका खीरा हो गया, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये तमाम जो फल होते हैं जिनका सेवन हम लोग गर्मी के मौसम में प्यास बुझाने के लिए करते हैं कि इनके सेवन से प्यास कम लगेगी। तो इनसे क्या मिलती है? विटामिन ई मिलती है। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, सुंदरता वाली विटामिन भी कहते हैं,
ठीक है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो चेहरे पे झुर्रियां और रियां निकलने लगती हैं। गर्मी के मौसम में चेहरा रूखा रूखा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरॉल होता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से क्या होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, देखिए विटामिन बी कई प्रकार की होती है, थोड़ा सा यहां पे भी मिस्टेक कर दिया है ऑप्शन देने में। तो पहला वाला ऑप्शन है बेरी बेरी, तो अभी पीछे हम देखें, हाँ भाई बेरी बेरी तो होता है विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका कि ऑप्शन नंबर बी बोला स्कर्वी, भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किससे होता है, ये विटामिन सी से होता है, तो इसे तो बताना नहीं है। सी बोला है विटामिन सी बोल रहा है, सॉरी सी ऑप्शन बोल रहा है पेलाग्रा, कौन सा, पेलाग्रा। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है आपका रिकेट्स। तो रिकेट्स के बारे में अभी मैंने पीछे चर्चा किया है कि रिकेट्स किससे होता है, तो विटामिन डी की कमी से होने वाला बच्चों में रोग है, जिसमें क्या होता है, बच्चे कमजोर हो जाते हैं, इनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दुबली पतली हो जाती हैं, तो ये भी तो नहीं होगा। अब देखिए बेरी बेरी और पेलाग्रा, ये दोनों, यह जो बेरी बेरी होता है यह B1 की कमी से होता है, और पेलाग्रा जो होता है यह B3 की कमी से होता है। तो ये दोनों रोग होने वाले बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से। तो इसको मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके दो ऑप्शन है, या तो एक और देता, ए और सी दोनों, तो इसका आंसर ऐसे हो जाता है। दोस्तों आज हमने 46 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को देखा। अगली वीडियो में हम 76 से आगे देखेंगे कि 76 और 77 इसके आगे और कितने रेलवे ने क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन को पूछा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।